this video, we will discuss about our topic that is states of matter. पहले हम states of matter के बारे में समझेंगे. States of matter के बारे में समझेंगे और इसी से ही फिर हम टॉपिक जो समझने वाले, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज वाटर. इस चैप्टर में हमने मेनली वाटर के बारे में ही बात करनी है. क्लियर है? अब वाटर की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ने की, स्टीम क्या होता है, वाटर क्या होता है, आइस क्या होती है, इसके बारे में समझना है. उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं. तो पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर को समझेंगे. तो 3 स्टेट्स होती है. फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. ये 3 स्टेट होती है. पहले इन 3 स्टेट को समझेंगे और फिर इस लेक्चर में हम वाटर की तीनों स्टेजेस के बारे में बात करेंगे. क्लियर है? तो पहले हम इन 3 स्टेज के बारे में बात करते हैं. सॉलिड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है, देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में किसी न किसी चीज से मिलकर बना है. वो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, वो हाइड्रोजन का पार्टिकल हो सकता है, ऑक्सीजन का पार्टिकल हो सकता है, कार्बन का पार्टिकल हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है. कहीं जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ कलेक्ट कर जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तब वो कुछ ना कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये चौक किसी ना किसी पार्टिकल से बने, कुछ ना कुछ होता ही है. अगर मैं इस चौक को तोड़ दूं तो इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े कर सकती हूँ ना. तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे जिससे ये चौक बना हुआ होगा. तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. सॉलिड के केस में बात करूं तो ये मान लो 3 पार्टिकल्स है, इसी के साथ मैं 3 और बना रही हूँ. देखो, ये 3 पार्टिकल्स हैं जो टाइटली अरेंज है एक दूसरे के साथ. ये देखो, ये सॉलिड बन गया. ये जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली अरेंज हो, बीच में स्पेस ना हो, मैक्सिमम टाइट जितना भी वो अरेंज हो सकते हैं, दैट इज सॉलिड. जितना ज्यादा टाइटली वो एक दूसरे से अरेंज होंगे ना, उतना ज्यादा हार्ड होगा वो सॉलिड मटेरियल. क्लियर है? उसके बाद अगर मुझे लिक्विड की बात करनी है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है. इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है. क्लियर है? जब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली अरेंज होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे, तब उस स्टेट को हमने सॉलिड कहा है. जब वो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा, वो थोड़े गैप पे होंगे, तब वो लिक्विड होंगे. और गैस की बात करूं तो इनको जितनी मर्जी दूरी दे दो, मतलब मेरे पास अगर 1 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस को मैं इतने से कंटेनर में रखूंगी तो भी वो 1 लीटर ही है. क्लियर है? तो उसके मॉलिक्यूल पास है. उस गैस को मैंने छोड़ दिया इस पूरे रूम में, तो ये पूरे रूम में फैल जाएंगे, तो मॉलिक्यूल और दूर हो गए. और मैं इसको बाहर छोड़ दूंगी तो सारे एनवायरमेंट में फैल जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स, तो और दूर हो गए. तो गैस के मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है. हम मान के चलते हैं कि एक मॉलिक्यूल, गैस के एक मॉलिक्यूल और गैस के दूसरे मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो ना के बराबर है. एक दूसरे के पास रखने की पावर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. बिल्कुल ना के बराबर है. ठीक है? नेग्लिजिबल पावर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में. जबकि सॉलिड के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है, ये कुछ ना कुछ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए ज्यादा दूर तो नहीं, पर पास तो रहते हैं. अगर सॉलिड की बात करूं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड को तोड़ने के लिए हमारे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना हार्ड सॉलिड है, उतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उस सॉलिड को तोड़ने के लिए. क्लियर है? 3 स्टेट समझ में आई, सॉलिड, लिक्विड, गैस. 3 स्टेजेस होती है मैटर की. आगे और स्टेजेस भी आप पढ़ोगे, बट मेनली हम 3 स्टेजेस की ही बात करते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेजेस होती है. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या डिफरेंस है तीनों स्टेज में? एक के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से टाइटली अरेंज है, बिल्कुल पास है. दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में, लिक्विड में कम होता है, वो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर है. और बात करूं गैस की,
तो गैस में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। क्लियर है? ओके ओके देन अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर की 3 स्टेजेस की, तो वाटर की 3 स्टेजेस की मैं बात करती हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमें बात करनी है स्टेट्स ऑफ वाटर। हमारे चैप्टर का नाम है वाटर। तो वाटर की कौन कौन सी 3 स्टेजेस हो सकती है? या तो वाटर सॉलिड हो सकता है जिसको हम आइस बोलते हैं, या वो लिक्विड हो सकता है जिसको हम वाटर ही बोलते हैं, या वो गैस फॉर्म में हो सकता है जिसको हम स्टीम बोलते हैं, या वाटर वेपर्स भी बोलते हैं स्टीम को, है ना। तो ये 3 स्टेजेस हो सकती है वाटर की। क्लियर है? बट एक्चुअल में वाटर किस पार्टिकल से मिलके बना होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मैं यहां लिख देती हूँ, वहां क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2 एंड कैपिटल O। वाटर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? मैं एक बार इस वर्ड को इरेज कर दूं सो दैट कि मैं उस पोर्शन को ना यूज करके इस पोर्शन को यूज करूं। क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपको। करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। फर्स्ट स्टेज है हमारी जो सॉलिड स्टेज है, दैट इज आइस। यस, आइस हमारी सॉलिड स्टेट है, तो मैं कैपिटल में एस लिख देती हूँ। सेकेंड स्टेज है हमारी लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज, और इस स्टेज को बोलते क्या है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ इसको, वाटर। और थर्ड हमारी स्टेज कौन सी आती है? गैस स्टेज। गैस स्टेज में क्या बोलते हैं उसको? स्टीम भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको वाटर वेपर्स भी बोलते हैं। स्टीम भी बोलते हैं इसको, वाटर वेपर भी बोलते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सेम ही चीज है, हमें कैसे पता? मतलब आइस ही वाटर है और जो वाटर है उसी से ही स्टीम बना है, ये हमें कैसे पता चला? सिंपल सी चीज है। वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है H2O। H2O, यहाँ पे जो H है, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। H का मतलब हाइड्रोजन से होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, और H के पीछे 2 लगा हुआ है। H के पीछे 2 लगा हुआ है। H के पीछे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए। मतलब कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें भी और इसमें भी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वाटर की कंडीशन में, चाहे वाटर सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, तीनों कंडीशन में उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज H2O, यानी 2 हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो वो केमिकल फॉर्मूला है। ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। ठीक है, तो मैं आइस की बात करती हूँ। आइस पानी जमा हुआ है। अब जमा हुआ है तो अगर मुझे उस पानी की बर्फ जमी हुई है, अगर आइस है, आइस को मैंने वाटर में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बर्फ को पिघलाना है, क्या करेंगे? गर्म कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ क्या करेंगे? हीटिंग। क्या करेंगे? हीटिंग। यस, राइट। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड को, इस लिक्विड को यानी वाटर को स्टीम में, तो क्या करेंगे? ऑल्सो हीटिंग। हीटिंग ही करेंगे। ठीक है, अगर मुझे इसको यानी कि ये जो है स्टीम को वापस से कन्वर्ट करना है लिक्विड में, अब क्या करेंगे? अब करेंगे कूलिंग। और लिक्विड को कन्वर्ट करना है आइस में, तो हम करेंगे कूलिंग। मतलब कि हम कुछ गर्म कर रहे हैं या कुछ हम ठंडा कर रहे हैं, ये आपस में कैसे रिलेटेड है? चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब आइस के ये मॉलिक्यूल्स है, पास है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। गर्म होने पे वो वाइब्रेट करेंगे, उनमें एनर्जी आ जाएगी मूव करने की। जब उनमें एनर्जी आ जाएगी, जैसे ही मैंने
आइस को गर्म किया तो उनमें एनर्जी आ गई आइस के मॉलिक्यूल्स में, और एनर्जी आ गई तो वो अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे या फिर वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। उस सिचुएशन में उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आ जाता है। और मैंने बताया ही था सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है। सॉलिड में गैप नहीं होता है, वो एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, लिक्विड में दूर हो जाते हैं। अगर सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो गए हैं तो ऑब्वियसली लिक्विड बन गए। और लिक्विड को फिर से हम गर्म करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। गर्म करने का हमारे यहाँ पे मतलब है एनर्जी देना। जैसे ही हम उसको एनर्जी देते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म होने से क्या होता है, उनको एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगते हैं। जैसे ही वो पोजीशन चेंज करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होते ही उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। सॉलिड के अंदर वो मॉलिक्यूल्स की जो गैप था वो बिल्कुल ना के बराबर था, बहुत टाइटली अरेंज था। लिक्विड में थोड़े दूर दूर थे और गैस में तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो गर्म करने से हम उनको एनर्जी देते हैं, एनर्जी की वजह से वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होते ही वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। क्लियर है? वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। अगर गैस को मैं बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर एक तो ये कंडीशन है कि या तो मैं गैस को ठंडा कर दूं, या फिर मेरे पास एक सिलेंडर है, मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है गैस के, नहीं 5 है मान लो, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल है। अब ये गैस फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर दूर है, अब मैं यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू करती हूँ। प्रेशर, उसको नीचे की तरफ प्रेशर कर रही हूँ, तो ये जो लाइन है वो यहां से यहां आ जाएगी। मैं इसको बना देती हूँ, देखो ये जो लाइन थी वो यहां से यहां आ गई, और जो मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास आ गए, ना। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो क्या हो गया बताओ? ऑब्वियसली यस, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हम इस मेथड से भी इसको, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में हीटिंग से, सॉलिड को लिक्विड में हीटिंग से, और लिक्विड को हम गैस में हीटिंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पीछे करना है तो क्या करेंगे, इसको कूलिंग कर देंगे, या फिर हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, ठंडा कर देंगे या प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को ठंडा कर देंगे या प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, आइस। यही कंडीशंस है। क्लियर है? अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, कंडेंस हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के, दैट इज कंडेंसेशन, इसी को बोलते हैं। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। अगर मुझे इस लिक्विड को कन्वर्ट करना होता वाटर वेपर में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैं इस प्रोसेस का नाम यहां लिख रही हूँ, यही लिख देती हूँ, चलो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, और डिपेंड कर रहा है कहां से हो रहा है। इसको इवेपोरेशन के साथ ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं। ट्रांसपिरेशन कुछ सुना लग रहा है। इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का इवेपोरेट हो जाना, यानी वाष्प बन के उड़ जाना। मतलब मैंने पानी लिया है एक कंटेनर में, उस कंटेनर को गर्म कर दिया, गर्म करने से जो उसका पानी था वो स्टीम की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, दैट इज इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के केस में। प्लांट्स से जब पानी सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, वो लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होता है। प्लांट्स के केस में जब वो पानी का लॉस होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सारे अदर कंडीशंस में जब पानी का लॉस हो रहा है तब हम उसको इवेपोरेशन बोल रहे हैं। बट अगर प्लांट्स की बॉडी से, यानी स्टोमेटा याद होगा, पढ़ा होगा, स्टोमेटा से, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं ना छोटे छोटे, वहां से पानी का लॉस हो जाना, दैट इज ट्रांसपिरेशन। समझ आया? और सिंपल है, लिक्विड से आइस में कन्वर्ट करने को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीज में रख दो
ठंडा कर दो, फ्रीजिंग ही बोलते। क्लियर है? कोई डाउट है? एक चीज जो आपकी बुक्स में नहीं दी हुई है बट अब आई थिंक सो आपको पता होनी चाहिए कि जब क्या ऐसा पॉसिबल है कि गैस से डायरेक्टली मैं आइस बना लूं। ऐसा तो नहीं बोल सकती बट मैं ऐसा बोल दूं, अगर गैस को कन्वर्ट कर दूं मैं डायरेक्टली सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेज को आए बीच में, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्टली मैं गैस बना लूं और गैस से डायरेक्टली मैं सॉलिड बना लूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, जब बीच में लिक्विड स्टेज नहीं आती है, जब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज सब्लिमेशन। ये था स्टेट्स ऑफ वाटर। ये जो सब्लिमेशन है ये वाटर की कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है? वाटर की कंडीशन में इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकता है, हीटिंग हो सकता है। क्लियर है? या हम प्रेशर भी अप्लाई करके उसको कर सकते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ये स्टेट्स ऑफ वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमेशा याद रखना। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। H2O में मतलब दो हाइड्रोजन कंबाइंस विद when two hydrogen combines with single molecule of oxygen, that is known as H2O। तो वो H2O बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? H2O को कैसे लिखते हैं? H को कैपिटल लिखते हैं, O को कैपिटल लिखते हैं, बीच में हम 2 लगाते हैं नीचे की तरफ। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है, ऐसे मत कर देना, ये गलत है, ये गलत है। ना ही H के आगे O आएगा, 2 आएगा, ना ही बाद में आएगा। इसको एज इट इज ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। केमिकल फॉर्मूले को लिखने का तरीका एक बार फिक्स कर दिया जाता है तो उसको कर दिया जाता है। अब किसी और तरीके से अगर आप उस केमिकल को लिखोगे दैट इज रॉन्ग। इसको लिखने के पीछे कुछ रूल्स होते हैं, ध्यान रखना है उन रूल्स को, गलत नहीं करना है। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं आया तो दोबारा देख लो इस वीडियो को। इतना भी बुरा नहीं पढ़ाती हूँ कि मैं कि समझ में ना आए। क्लियर है? स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने इसीलिए पढ़ाया है, आपके सिलेबस में स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक नहीं है, मैंने सिर्फ इसीलिए पढ़ाया है ताकि आपको स्टेट्स ऑफ वाटर समझ में आए। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी है तो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना दूँ। क्लियर है? अब यहाँ तक आए हो, यहाँ तक लेक्चर देख ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा।